हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ इरफान अहमद। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और स्टडी मटेरियल लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू रीड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन कह रहा है, आपने पढ़ा है जो मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है जुडिशरी का, वो अपहोल्ड करना लॉज को और एनफोर्स करना लॉज को, ऑब्जर्व करना लॉज को। व्हाट डू यू थिंक ऑन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन? क्या आपको लगता है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज़रूरी है इस फंक्शन को कैरी करने के लिए? आंसर इज नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू अपहोल्ड द लॉ एंड एनफोर्स फंडामेंटल राइट. It protects the fundamental rights from being eroded, abridged or infringed upon by any person, group of persons और द स्टेट इटसेल्फ. तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, काम है जुडिशरी का, वो है एनफोर्स और अपहोल्ड करना लॉ, फंडामेंटल राइट्स को, और ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। किसी को अगर कोई वायलेट करे या कोई भी पर्सन वायलेट करे या कोई भी ग्रुप वायलेट करे, तो ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को. एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी because if the judiciary is under the influence of the executive and the members of the legislative house, it won't be able to give fair decisions. और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसीलिए जरूरी है क्योंकि if the judiciary, अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और मेंबर्स के लेजिस्लेटिव हाउसेस के अंडर या इन्फ्लुएंस के अंडर होती, तो ये कभी फेयर डिसीजंस नहीं ले पाती. इसीलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी होती है एक कंट्री में. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, reread the list of fundamental rights. In chapter 1, how do you think that the right to constitutional remedies connects the idea of judicial review? क्वेश्चन कह रहा है, आप फिर से पढ़िए फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर 1 में पढ़े थे. आपको क्या लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो किससे कनेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू को? आंसर इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ कोर्ट डिसीजंस इज कैरिड व्हेन द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट वायलेट्स एनी फंडामेंटल प्रोविजन. जुडिशियल रिव्यू कोर्ट तभी डिसीजन लेता है, तभी वो डिसीजन लेता है जब कोई जजमेंट किसी भी कोर्ट को वायलेट करे फंडामेंटल प्रोविजन. इट मीन्स जब कोई जजमेंट लेता है, किसी भी डिसीजन लेता है, तो वो कोर्ट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू लेता है. फिर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स एंड नन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी सिटीजन, हर किसी पर्सन के सारे राइट्स इक्वल है, बराबर है. एंड नन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और किसी को भी इसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. इफ देयर इज एनी वायलेशन, अगर कहीं पे कोई वायलेशन करे, द जुडिशरी इज फ्री टू रिव्यू द अर्लियर जजमेंट्स इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. और जुडिशरी फ्री है, वो किसी भी लॉ, किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जरिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, in the following illustrations fill each tier with the judgment given by the various courts in the सुधा गोल केस. check your response with others in the class. अब इन नीचे कुछ इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं सुधा गोल केस के रिलेटेड. अब हमें रेस्पॉन्स चेक करना है, रेस्पॉन्स देना है. सोल्यूशन इज फर्स्ट लोअर कोर्ट. इसका आंसर है, द लोअर कोर्ट कन्विक्टेड सुधा's हस्बैंड, हिज मदर एंड हिज ब्रदर इन लॉ एंड सेंटेंस्ड ऑल ऑफ देम टू डेथ. जो लोअर कोर्ट था उसमें सुधा का हस्बैंड था, उसकी मदर और उसकी ब्रदर इन लॉ, और तीनों को डेथ सेंटेंस डिसीजन लिया गया. Second is High Court. The High Court passed the judgment stating that the Sudha's husband and the others were innocent and set them free. High Court ने सुधा के हस्बैंड और बाकी ब्रदर इन लॉ और मदर को इनोसेंट करार कर दिया गया और उनको फ्री कर दिया गया. थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court passed a judgment stating that the Sudha's husband and his mother were guilty and sentenced them to prison for life. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? उसने सुधा के हस्बैंड और मदर को गिल्टी पाया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी. द कोर्ट फ्रीड इन ब्रदर इन लॉ, और कोर्ट ने ब्रदर इन लॉ को फ्री कर दिया. तो ये तीन थे इलस्ट्रेशंस और इनके आंसर्स सुधा गोल केस में. क्वेश्चन नंबर 4 इज, कीपिंग द सुधा गोल केस इन माइंड टेक द सेंटेंस दैट द ट्रू आर करेक्ट द वन दैट आर फॉल्स. सुधा गोल केस माइंड में रखते हुए हमें नीचे कुछ सेंटेंसेस को बताना है, ये गलत है और अगर ये सही है, अगर गलत है तो सही करना है. ए पार्ट इज द अक्यूज्ड टुक द केस टू हाई कोर्ट बिकॉज दे आर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट. जो अक्यूज्ड था उन्होंने ये जो केस था हाई कोर्ट लिया क्योंकि वो खुश नहीं थी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से. इसका आंसर है ट्रू. बी पार्ट, they went to the high court after the supreme court has given its decision. और वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देने के बाद भी वो हाई कोर्ट गए. इसका आंसर है फॉल्स. द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इज फुल एंड फाइनल. जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो फुल और फाइनल होता है. सी पार्ट, इफ दे डोंट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे एक्यूज्ड कैन बी बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट. अगर वो सुप्रीम कोर्ट को के डिसीजन को पसंद नहीं आया, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया, द एक्यूज्ड कैन गो बैक टू द ट्रायल कोर्ट. जो एक्यूज्ड पर्सन था, जिस पे इल्जाम लगाया गया, वो ट्रायल कोर्ट फिर से जा सकता है. इसका आंसर है फॉल्स. द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन अपील कैन फुलफिल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये फॉल्स है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और उसके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
in the 1880s is a significant step in ensuring access to justice for all. आपको क्यों ये लगता है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था 1990s में वो एक नेसेसरी स्टेप था हर किसी को जस्टिस दिलाने के लिए, हर किसी के लिए जस्टिस को लाने के लिए? आंसर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन ensuring access to justice for all because any individual or organization is allowed to file PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those who are themselves unable to file a case even if their rights are violated. क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउड था कि वो फाइल पब्लिक इंटरेस्टिगेशन फाइल अलाउ कर सकती है किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु आर देमसेल्व्स अनेबल टू फाइल। उसके बदले भी जो फाइल केस नहीं कर सकते हालांकि उनका राइट्स वायलेट भी होता हो। द लीगल प्रोसेस इज सिंपलीफाइड एंड सिंपल लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू हाई कोर्ट। और उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल और सिंपलीफाइड होती है, खाली एक लेटर भेजनी होती है हाई कोर्ट को और द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को टू रिगार्ड इट एज PIL ताकि वो इस लेटर को PIL रिगार्ड करे। क्वेश्चन नंबर 6 इज रीड द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द जजमेंट ऑन ओगला टेलिस वर्सेस बम्बई म्युनिसिपल corporation case. Now write in your words what the judge meant, what they said the right to livelihood as a part of right to life. हमें फिर से पढ़ना है ओगला टेलिस वर्सेस बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस और हमें फिर अपने वर्ड्स में लिखना है जज ने वो डिसीजन लिया था उसका क्या मतलब था। राइट टू लाइवलीहुड राइट टू लाइफ का पार्ट है। आंसर इज द जज इन द ओगला टेलिस वर्सेस बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन observed an equal important factor right to life is the right to livelihood because no person can live without the means of livelihood. क्योंकि no person कोई भी person भी नहीं जी सकता है without the means of living that means means of livelihood के बगैर कोई भी इंसान जी नहीं सकता। Try to protect the livelihood of slum dwellers. The judge decides that the eviction of a person from the pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood and consequently to the deprivation of life. और livelihood को protect करने के लिए जो slum dwellers थे, स्लम डेवलपर जो स्लम में रहते थे, जज ने डिसीजन लिया क्योंकि जो उनका जो इवेक्शन होता है उस पर्सन का वो बहुत ही इनविटेबल है, मीन्स वो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट मीन्स जिसका वो जो उस पर्सन का लाइवलीहुड है, जीने का तरीका है, वो हम नहीं छीन सकते। दैट वी कैन नॉट अवे फ्रॉम हिम। द राइट टू लाइफ कन्फर्ड बाय आर्टिकल 21 इज वाइड एंड फॉर रीचिंग। और जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है वो बहुत ही बड़ा है और लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। और लाइफ का कुछ अलग ही माने हैं, ये खाली जिंदगी गुजारना यहाँ पर नहीं है, इसका और भी कुछ मतलब होता है। इस तरह से होता है ये चैप्टर 5 जुडिशरी यूनिट खत्म। अगर आप किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिखना चाहते हो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ सारे चैप्टर्स सीक्वेंस के हिसाब से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो प्लीज चेक देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।